1492 1492 में जब अमेरिका की दरियाफ्त आम हुई और यूरोपीय ताकतों ने इसे अपनी कॉलोनीज में बांट लिया तो इससे आलमी सतह पर ताकत की एक नई ग्रेट गेम शुरू हो गई। यूरोपीय ताकतों ने दुनिया भर में ऐसे इलाके और अक़वाम तलाश करना शुरू की जहां वो कब्जा कर सकें और वहां की दौलत से अपनी अंपायर्स को ताकतवर बना सकें। इस फौजी और तिजारती मुकाबले की लड़ाई में यूरोप की दो ताकतें यानी बरतानिया और फ्रांस सबसे आगे थीं। दुनिया के हर दूसरे महाज पर ये दोनों ताकतें एक दूसरे के गिरेबान तक पहुंची हुई थीं। 1750 1750s के आलमी नक्शे को देखें तो आपको इन दोनों की अफवाज हर अहम जगह पर लड़ती हुई नजर आएंगी। अमेरिका और कनाडा के बर्फपोश पहाड़ों और मैदानों में ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बारूद फूंक रहे थे, तो यहाँ हिंदुस्तान के गर्म मैदानों में भी इनकी तलवारें टकरा रही थीं। खास तौर पर हिंदुस्तान के सांवले बंगाल के सुनहरे सोने पर भी दोनों यूरोपीय ताकतों की लालची नजरें टिकी हुई थीं। दोनों के जासूस भी एक दूसरे के खिलाफ हर इलाके में मुतहर्रिक थे। इन्हीं हालात में 1755 के करीब एक नामालूम शख्स ने अंग्रेजों को ऐसी मालूमात दी जिसने आगे चलकर बंगाल से उसकी आज़ादी छीन ली। ये मालूमात क्या थीं? नवाब सिराजुद्दौला और उनके सिपह सालार जनरल मीर जाफर की वो कहानी क्या थी जो आज एक इस्तिआरा है। मैं हूं फैसल वड़ाइच और देखो सुनो जानो की मिनी सीरीज सिराजुद्दौला और मीर जाफर की कहानी की पहली किस्त में आप यही सब जानेंगे। नवंबर 1755 में बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रांस से एक नामालूम शख्स ने बहुत ही अहम इंटेलिजेंस फराहम की। तारीख में गुमशुदा ये शख्स नई नई ईजाद होने वाली टेलीस्कोप से कुछ शुगल कर रहा था। यूं ही देखते देखते उसने फ्रांस के दरिया स्कॉफ की तरफ टेलीस्कोप का रुख किया तो वहां उसके लिए एक गैर मुतवक्के मंजर था। उसने देखा कि दरिया स्कॉफ के करीब असलहे से लदी फदी फ्रांसीसी फौज मौजूद है। ये मंजर देखकर लगता था कि वो फौजी किसी मुहिम की तैयारी कर रहे हैं। इस गुमनाम टेलीस्कोप वाले ने इन जहाज़ों में बड़ी तादाद में असलहा और तोपें भी देख लीं। यह नज़ारा उसके लिए बहुत दिलचस्प था, इसलिए उसने इस मंजर की जुज़ियात तक जानने की कोशिश की। यानी उसने अंदाज़ा लगाया कि फ़ौजियों की तादाद क्या है, साजो सामान क्या है और कितना है। अब दोस्तों यहाँ तक तो सब ठीक था कि उसने अपने क्यूरियस माइंड को तस्कीन दी, लेकिन तारीख का धारा उस वक्त पलटा जब ये बज़ाहिर सादा सी मालूमात ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लगी और सादा नहीं रही। ये दरअसल स्ट्रेटजिक नौइयत की मालूमात थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही अहम थी। ये मालूमात फ्रांस में मौजूद इस नौजवान से ईस्ट इंडिया कंपनी तक कैसे पहुंची? हम वसूख से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि टेलीस्कोप वाला ये नौजवान तारीख के धारे में कहीं फरामोश हो चुका है। इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं और कोई क्रेडिबल मालूमात भी ऐसी नहीं कि हम इस राज का पता चला सकें। बहरहाल ये इंतहाई गैर मामूली मालूमात 13 फरवरी 1756 के दिन लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरान के सामने सबसे अहम मौजू था। लीडन हॉल स्ट्रीट पर वाक़या अपने हेडक्वार्टर में बैठे ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स परेशान थे और तजस्सुस से रिपोर्ट पढ़ रहे थे। उन्हें लगता था कि फ्रांसीसी फौज बरतानिया के खिलाफ कोई नया महाज खोलने की तैयारी कर रही है, क्योंकि जो मालूमात उस गुमशुदा शख्स से मिली थी वो किसी मामूल के सफ़र वाली नहीं थी, बल्कि डायरेक्टर्स को शक हो रहा था कि फ्रांसीसी फौज हिंदुस्तान में बरतानवी मुफादात के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने की प्लानिंग कर रही है। फिर यह कि अगर ये प्लानिंग हो रही है तो फ्रांसीसी हिंदुस्तान में अंग्रेजों के दो अहम तरीन पॉइंट्स में से किस पॉइंट पर हमला करेगा, मद्रास या कलकत्ता, ये भी अंग्रेजों को समझ नहीं आ रहा था। अब देखिए कि फ्रांस का एक गवर्नर जनरल जोसेफ डुप्लेक्स हिंदुस्तान के जनूबी इलाकों का निगरान था और वो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा देना चाहता था। कंपनी बहादुर इस फ्रांसीसी गवर्नर से परेशान बहरहाल रहती थी, क्योंकि सिर्फ 10 साल पहले 1746 में यही फ्रांसीसी गवर्नर अंग्रेज फौज को जनूबी हिंदुस्तान के इलाके मद्रास में धूल चुटा चुका था।
इस गवर्नर की क़यादत में फ्रांसीसी फौज ने करीब करीब मद्रास से अंग्रेजों का सफाया कर दिया था, क्योंकि सिर्फ एक किले के सिवा मद्रास में अंग्रेजों के पास कुछ भी नहीं बचा था। ये कब्जा वापस लेने के लिए अंग्रेजों को बहुत भारी कीमत फ्रांसीसियों को अदा करना पड़ी थी। यानी मद्रास वापस लेने के लिए अंग्रेजों ने कनाडा का एक इलाका ल्यूसबर्ग उन्हें दे दिया था। ये तारीख कंपनी बहादुर के डायरेक्टर्स को याद थी, इसलिए वो उस गवर्नर से खौफजदा थे और परेशान भी थे। अब इसके बाद कलकत्ता को देखिए कि वो भी अंग्रेजों के लिए मरकज का दर्जा रखता था। यही अंग्रेजों का हिंदुस्तान में अहम तरीन किला फोर्ट विलियम था। ये किला 1696 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की इजाजत से तामीर किया था, लेकिन तिजारत की गर्ज से, जंगी मकासद के लिए नहीं। मगर अब निस्फ सदी के बाद यही तिजारती किला उनकी ताकत और हिंदुस्तान पर कब्जे का मरकज बनता जा रहा था। यही अंग्रेज गवर्नर रॉजर ड्रेक इंचार्ज थे और कंपनी बहादुर का यानी अंग्रेजों का कारोबार चलाते थे। अंग्रेज इन दोनों शहरों को, मद्रास और कलकत्ता को बचाने के लिए परेशान थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि फ्रांसीसी हमला कहां से करेंगे। इसी कश्मकश में उन्होंने तय किया कि वो उस दूरबीन वाले की इंटेलिजेंस को संजीदगी से लेंगे और चाहे कुछ भी करना पड़े, वो फ्रांसीसियों से इस बार कोई हजीमत नहीं उठाएंगे। चुनाचे कंपनी के डायरेक्टर्स ने लंदन से हिंदुस्तान में यानी बंगाल के किले फोर्ट विलियम में अपने गवर्नर रॉजर ड्रेक को इत्तला भेजी। उन्हें बताया गया कि फ्रांस की तरफ से हमले का खदशा है, जंग की मुकम्मल तैयारी रखी जाए। किसी भी वक्त किसी भी तरफ से फ्रांसीसी फौज अचानक हमला कर सकती है। अंग्रेज गवर्नर को ये इंटेलिजेंस भी दी गई कि फ्रांसीसी कंपनी के 11 जहाज़ों का बेड़ा 3000 फौजियों को लेकर रवाना हो चुका है और ऐन मुमकिन है कि इस बेड़े की मंजिल जनूब मशरकी साहिल या फिर बंगाल हो। रॉजर ड्रेक को यह हदायत भी की गई कि वो अपने नबूब यानी बंगाल के नवाब अली वर्दी से भी राब्ता करें और उनसे कहें कि बंगाल में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान मुतवक्का जंग रुकवाने की कोशिश करें, और अगर कोई तनाज़ा हो जाए तो वो किसी एक ग्रुप का साथ ना दें, क्योंकि इसी में उनका फ़ायदा भी है। इसके बाद दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सबसे अहम मरकज़ कलकत्ता में अपनी हिफाजत के लिए इंतजामात करना शुरू कर दिए। यहाँ उनके पास पहले से फौज और असलहा मौजूद था, लेकिन अब मजीद 49 तोपें कलकत्ता मंगवा ली गईं। गवर्नर रॉजर ड्रेक ने कलकत्ता की हिफाजत के लिए गिरदागिर्द किलाबंदी यानी ऊंची दीवारें तामीर करने का हुक्म भी दे दिया। अब ये वो काम था किलाबंदी का जिसकी बंगाल के नवाब इजाज़त देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि किलाबंदी की तामीर बाहमी मुआहदे के खिलाफ बात थी। चुनाचे इस पर बंगाल के नवाब अली वर्दी ने शदीद एतराज़ किया और अंग्रेज़ों को खबरदार किया कि वो ऐसी तामीरात ना करें जो जंग की गरज से की जाती हैं। दोस्तों, ये वो मौका था जब अंग्रेज़ों और बर्रे सगीर की सबसे अमीर रियासत बंगाल के नवाब में खटपट शुरू हो गई। वो खटपट जिसने हिंदुस्तान की तारीख बदल दी, और ये इस कहानी का वो मोड़ है जिसके सबसे अहम खिलाड़ी नवाब अली वर्दी हैं। माइक्यूरस फेलोज नवाब अली वर्दी कौन थे? दरअसल 1740 की दहाई यानी 1740s में जब मरहट्टों ने दिल्ली पर लश्कर कशी की और मुगल सल्तनत कमज़ोर हो गई, तो नवाब अली वर्दी खान ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। उन्होंने बंगाल को मुगल सल्तनत से अलग कर लिया। उन्होंने दिल्ली में मुगल दरबार को सालाना महसूलात भेजना भी बंद कर दिए, जो वो इससे पहले मुगलों को अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए भेजा करते थे। नवाब अली वर्दी के दौर में कलकत्ता से 200 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद बंगाल का दारुल हुकूमत था। ये उस वक्त का बहुत ही अहम शहर था। टेक्सटाइल की सनत का बहुत बड़ा मरकज था। इसकी आबादी तब के लंदन से भी ज्यादा थी। तो इसी मुर्शिदाबाद में नवाब अली वर्दी दरबार लगाते थे और दम तोड़ती मुगल सल्तनत के सबसे अमीर सूबे बंगाल पर राज करते थे। लेकिन यह राज उन्हें विरसे में नहीं मिला था। उन्होंने बंगाल का तख्त साबिक हुक्मरान शुजाउद्दीन मोहम्मद खान के जानशीनों से बगावत करके छीना था। जबकि नवाब शुजाउद्दीन की जिंदगी में नवाब अली वर्दी उनके साथी भी रह चुके थे।
लेकिन इस कामयाब बगावत के पीछे उनके साथ बंगाल की एस्टेब्लिशमेंट भी थी। अब ये क्या थी? दरअसल बगावत के लिए अली वर्दी को बंगाल के जगत सेठ बैंकर्स ने भरपूर मदद फराहम की थी। जगत सेठ एक हिंदू साहूकार खानदान था जिसके पास एक अंदाजे के मुताबिक लंदन के बैंकर्स से भी ज्यादा दौलत थी। ये खानदान महल्लाती और दरबारी साजिशों में पेश रहता था और बड़ी दौलत खर्च करके अपनी मर्जी के लोगों को इक़्तिदार में लाता था। बंगाल में इस खानदान की मर्जी या इनकी हमायत के बगैर किसी का हुकूमत करना या पुरसकून हुकूमत करना नामुमकिन था। ये खानदान अपनी पसंद के लोगों को इक़्तिदार में लाकर फिर उनसे माली फायदे हासिल करता था और इसके लिए ये बदनाम था। अली वर्दी को भी यही लोग इक़्तिदार में लाए थे ताकि मुआशी फायदे उठा सकें। आप इस खानदान को 18वीं सदी 18th सेंचुरी के बंगाल की एस्टेब्लिशमेंट भी कह सकते हैं। लेकिन साथियों, नवाब अली वर्दी को इक़्तिदार भले ही बगावत के नतीजे में मिला था, लेकिन उन्होंने खुद को एक काबिल हुक्मरान साबित किया। उन्होंने अपने दौर में बंगाल को दरपेश चैलेंजेस का फातिहाना मुकाबला किया। उस वक्त हिंदुस्तान में सबसे बड़ी और ताकतवर अंपायर मरहट्टों की सल्तनत थी। ये ताकतवर मरहट्टा सल्तनत बंगाल के हमसाये में थी। मरहट्टों के लश्कर आए रोज बंगाली इलाकों पर टूटे पड़ते थे। इनको रोकने के लिए भरपूर ताकत चाहिए होती थी। फिर आप जानते हैं कि अंग्रेज और दूसरी यूरोपीय अक़वाम भी बंगाल में अपने तजारती मराकज़ कायम करके अपनी ताकत बढ़ाती जा रही थी। तो नवाब अली वर्दी ने बंगाल को दरपेश इन तमाम खतरात का बहादुरी से मुकाबला किया। उन्होंने पहले तो दिल्ली के मुगल दरबार से खुद को अलग किया और बंगाल को एक खुद मुख्तार रियासत बनाया। फिर उन्होंने मरहट्टों के खतरे पर तवज्जो दी। शुरू में तो उन्होंने मरहट्टों का मैदान जंग में मुकाबला किया और उन्हें किसी हद तक रोका भी, लेकिन वो देख रहे थे कि मरहट्टों को फैसला कुन शिकस्त देना मुमकिन नहीं। चुनांचे उन्होंने एक मुआहदे के तहत उड़ीसा का सूबा और एक तयशुदा खराज मरहट्टों को देकर ताकतवर हमसाया सल्तनत से अमन कायम कर लिया। इसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों, फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों समेत तमाम कारोबारी अक़वाम को बंगाल में पुरअमन रहते हुए तिजारती सरगर्मियों की इजाज़त दे दी। यूँ उन्होंने डिप्लोमेसी और मुआहदों के ज़रिए बंगाल को महफूज रियासत बना लिया। अली वर्दी ने 1740 से 1756 तक तकरीबन 16 बरस बंगाल पर हुकूमत की। उनके दौर में बंगाल इतना खुशहाल हो गया था कि देखने वाले रश करते थे। खास तौर पर अली वर्दी के दौरे हुकूमत के आखिरी सालों को सुनहरा दौर, गोल्डन इरा ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। बंगाल की खुशहाली का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि दुनिया भर में बंगाली प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ गई थी। 10 लाख 1 मिलियन से ज़्यादा मजदूरों का रोजगार टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। बंगाल से गन्ने और अफ्यून की एक्सपोर्ट भी बड़े पैमाने पर होती थी क्योंकि अफ्यून उन दिनों गैर कानूनी नहीं थी। बंगाल की इस खुशहाली की सबसे बड़ी वजह यह थी कि अली वर्दी खान ने बंगाल के गली मोहल्लों से लेकर सरहदों तक अमन कायम कर दिया था। अली वर्दी के दौर में एक अंग्रेज ने लिखा था कि बंगाल में अमन का ये आलम है कि एक ताजर सोने, चांदी और जवाहरात बंगाल के एक कोने से दूसरे कोने तक बगैर किसी खतरे के सिर्फ 2-3 खिदमतगारों की मदद से पहुंचा सकते हैं। जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उन दिनों यानी 1750 की दिहाई में बंगाल के मुकाबले में बाकी पूरे बर्रे सगीर में जंगो जदल और लूट मार का बाजार गर्म था। नवाब अली वर्दी के बंगाल पर कब्जे से सिर्फ 1 बरस पहले ईरान के हुक्मरान नादिर शाह ईरानी ने दिल्ली पर कब्जा किया और इसे उजाड़ कर रख दिया। नादिर शाह ईरानी ने दिल्ली को इस बुरी तरह से लूटा कि मुगल दरबार की शान शौकत खाक में मिल गई। नादिर शाह के लश्कर ने दिल्ली को ऐसा उजाड़ा कि फिर वो पहली बहार दोबारा देखने को नहीं मिली। मजीद नुकसान ये हुआ कि मुगल दरबार से वाबस्ता बहुत से फौजी अफसरान और फनकार मुस्तकबिल से मायूस होकर बंगाल चले आए क्योंकि यहाँ अमन था। ये फनकार और जहाँ दीदा लोग अली वर्दी के दरबारियों में शामिल हो गए। नवाब ने इन लोगों को खुले बाजुओं से खुशामदीद कहा और इनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाकर बंगाल की शान और शौकत में और भी इजाफा किया। दोस्तों, जहां नवाब अली वर्दी के दौर में बंगाल तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था, वहीं एक और डेवलपमेंट भी हो रही थी। वो डेवलपमेंट ये थी कि यूरोपियन कंपनीज तेज़ी से बंगाल में कदम जमाती जा रही थीं। हमने वीडियो के शुरू में आपको दिखाया कि कलकत्ता में अंग्रेज़ों का अहम तरीन किला फोर्ट विलियम कायम था।
اس کے علاوہ فرانس سمیت کئی دیگر یورپی ممالک کی کمپنیز نے بھی تجارت کے نام پر بنگال کے ساحلی علاقوں میں اپنے قلعے اور چوکیاں وغیرہ قائم کر رکھی تھیں۔ بنگال کے دارالحکومت مرشد آباد کے قریب قاسم بازار کے علاقے میں بھی ان کی فیکٹریز قائم تھیں، لیکن پھر بھی یہ کمپنیز اس وقت اتنی طاقتور نہیں تھیں کہ وہ بنگال کے نواب کو چیلنج کر سکیں یا ان کا مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے یہ کمپنیز اپنے تحفظ کے لیے علی وردی کو بھاری ٹیکس دیتی تھیں۔ ٹیکس کی اس رقم کو نواب آف بنگال اپنی فوجی طاقت بڑھانے کے لیے خرچ کرتے تھے۔ مگر دوستو، کہیں اندر ہی اندر نواب علی وردی کو اس بات کا احساس بہرحال تھا کہ یہ یورپین کمپنیز کسی وقت ان کے اقتدار کے لیے خطرہ بھی بن سکتی ہیں۔ اس لیے وہ جان بوجھ کر ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تھے کہ کہیں یہ اپنی دولت کے ذریعے ان کے خلاف سازشیں نہ شروع کر دیں۔ یہ بات انہوں نے اپنے فوجی کمانڈر سے بھی کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یورپی اقوام کی مثال شہد کی مکھیوں کی سی ہے، آپ ان کے چھتوں سے جتنا چاہے شہد نچوڑ لیں لیکن انہیں تنگ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے انہیں تنگ کیا تو یہ شہد کی مکھیاں بھنبھناتی ہوئی موت بن کر آپ کی دہلیز تک آئیں گی۔ دوستو، جس جنرل کو نواب علی وردی یہ مشورہ دے رہے تھے وہ ترقی کرتے ہوئے بنگال کے سپہ سالار کے عہدے تک پہنچے۔ بنگال کے اس جنرل کا نام سید میر جعفر تھا۔ جنرل میر جعفر خاندانی طور پر بنگالی نہیں تھے، ان کا خاندان عرب خطے سے بنگال میں آ کر آباد ہوا تھا۔ 1756 کا دور وہ وقت تھا جب نواب علی وردی کی عمر 70 برس ہو چکی تھی۔ انہیں اپنی موت اور اپنی سلطنت کے استحکام کی فکر ہر وقت دامنگیر رہتی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں کسی طاقتور شخص کو اپنا جانشین مقرر کر دینا چاہتے تھے۔ یہ جانشین ان کی نظر میں ان کے نواسے سراج الدولہ تھے۔ انہیں اپنا جانشین بنانے کی وجہ یہ تھی کہ نواب علی وردی کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور ان بیٹیوں کے بچوں میں بھی صرف ایک ہی لڑکا سراج الدولہ نوجوان تھا۔ اس لیے انہیں اپنا جانشین بنانا نواب علی وردی کی مجبوری بھی تھی۔ دوستو، سراج الدولہ نواب علی وردی کی بیٹی امینہ بیگم کے بیٹے تھے اور اپنے نانا علی وردی کے بہت لاڈلے تھے۔ سراج الدولہ کے والد زین الدین احمد خان بنگال کے صوبے عظیم آباد، جو کہ اب پٹنہ کہلاتا ہے، اس کے گورنر تھے۔ سراج الدولہ 1733 میں مرشد آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ جب ان کے نانا علی وردی نے اپنے نواسے کو پہلی بار دیکھا تو فرتے محبت سے بے خود ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ اکثر اپنے ننھے نواسے کو اپنے قریب رکھا کرتے۔ جب سراج الدولہ کچھ بڑے ہوئے تو علی وردی انہیں اپنے ساتھ جنگوں میں بھی لے جانے لگے۔ مرہٹوں کے خلاف کئی مارکوں میں سراج الدولہ اپنے نانا کے شانہ بشانہ لڑے تھے۔ ایک مرتبہ تو علی وردی نے مرہٹوں کے خلاف ایک فوجی مہم میں سراج الدولہ کو کمانڈر بنا کر بھی بھیجا۔ سراج الدولہ نے مرہٹوں کو شکست دے کر انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ایک مرتبہ مرہٹوں سے لڑائی کے دوران بنگالی فوج کے افغان افسر اپنے ایک سردار کے قتل کی وجہ سے نواب علی وردی سے ناراض ہو گئے۔ اس پر علی وردی نے سراج الدولہ کو ساتھ لیا اور افغان سپہ سالار کے خیمے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے افغان سپہ سالار سے کہا کہ اگر وہ اپنے سردار کی موت کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو نواب علی وردی اور سراج الدولہ کو بے شک قتل کر دیں، لیکن اگر وہ افغان سردار دل سے علی وردی کے ساتھ ہیں تو پھر مرہٹوں کا مقابلہ کریں۔ سپہ سالار نے علی وردی اور سراج الدولہ کو معاف کر دیا اور مرہٹوں سے جم کر لڑائی کی۔ اس لڑائی میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سراج الدولہ اور علی وردی اپنے لشکر سے کٹ کر دشمن کے گھیرے میں آ گئے، لیکن اس موقع پر نواب علی وردی کی فوج کے 2 ہاتھی جو اتفاق سے ان کے قریب ہی کھڑے تھے بپھر گئے۔ اس سے مرہٹوں کے کئی سپاہی ان بدمست ہاتھیوں کے قدموں تلے آ گئے اور کچلے گئے، اور جو باقی بچے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ دشمن تو کچلا گیا، لیکن علی وردی اور سراج الدولہ اس افراتفری میں حیران کن طور پر محفوظ رہے اور بنگالی فوج کا پلڑا ایک بار پھر بھاری ہو گیا۔ دوستو، یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سراج الدولہ شروع سے ہی نواب علی وردی کے زیر تربیت تھے اور مشکل وقت میں نانا کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نواب علی وردی کو ان پر بے پناہ اعتماد تھا اور انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سراج الدولہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ سراج الدولہ کی جانشینی کا باقاعدہ اعلان
1752 میں کر دیا گیا تھا، جب ان کی عمر محض 19 یا 20 برس تھی۔ ہسٹورین محمد عمر کے مطابق علی وردی نے اپنی نگرانی میں انہیں تمام حکومتی اختیارات سونپ دیے تھے، جس کے بعد علی وردی کی موت تک نظام حکومت وہی چلاتے رہے، یعنی حکومت چلانے کا جو تجربہ انہیں حاصل ہوا وہ نواب علی وردی کی زیر سرپرستی حاصل ہوا۔ تو جب سراج الدولہ جانشین بنے تو نواب علی وردی موت کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ اپنی آخری عمر میں ان کا پورا دن 2 کاموں میں گزرتا تھا، یا تو وہ مرغوں کی لڑائی دیکھتے یا پھر سراج الدولہ کو حکومت کرنے کے گر سکھاتے رہتے۔ وہ سراج الدولہ کو سمجھاتے تھے کہ حکومت کرنے کے لیے مفاہمت ہی بہترین راستہ ہے، لڑائی جھگڑوں سے مسئلے حل کرنے کی کوشش کی جائے تو حکومت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ جب نواب علی وردی اپنے نواسے کو حکومت کرنے کے گر سکھا رہے تھے تو اسی وقت بنگال میں موجود یورپی طاقتوں نے اپنی پاور گیمز شروع کر دی تھیں۔ بنگال میں موجود انگریز افسر سراج الدولہ سے خوش نہیں تھے، کیونکہ سراج الدولہ بھی اپنے نانا علی وردی کی طرح انگریزوں کی قلعہ بندیوں اور حفاظتی انتظامات کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ بنگال میں انگریزوں کی بڑھتی ہوئی طاقت ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انگریزوں کا خیال تھا کہ سراج الدولہ اقتدار میں آ گئے تو یہ انگریزوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوگی۔ اب انگریزوں کی پہلی ترجیح یہ تھی کہ نواب علی وردی کے انتقال کے بعد کسی طرح سراج الدولہ کو حکمران بننے سے روکا جائے۔ اس کے لیے انہیں سراج الدولہ کے متبادل کی تلاش تھی۔ ایسا ایک متبادل موجود تو تھا، لیکن یہ متبادل جنرل میر جعفر ہرگز نہیں تھے، بلکہ یہ تھے نواب علی وردی کے داماد نوازش خان۔ اسی لیے انگریزوں نے نوازش علی خان سے رابطے کیے اور انہیں اکسایا کہ وہ نواب علی وردی کے انتقال کے بعد حکومت پر قبضہ کر لیں۔ انگریز افسروں کو یقین تھا کہ سراج الدولہ کی عوام میں مبینہ بری شہرت کی وجہ سے ان کے نواب آف بنگال بننے میں رکاوٹ پیدا تو ہوگی، تو اسے اب استعمال کرنے کا وہ سوچ رہے تھے۔ اب ایک طرف انگریز نوازش علی کو سپورٹ کر رہے تھے تو دوسری طرف دوستو انگریزوں کے دشمن فرانسیسی سراج الدولہ کو ہی نواب آف بنگال بنتا دیکھنا چاہتے تھے۔ فرانسیسی افسران سراج الدولہ کی جی حضوری اور خوشامد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ اس دور میں فرانس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے یہ بھی لکھا تھا، سراج الدولہ کا جھکاؤ ہماری جانب ہے، انہیں خوش رکھنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو دوستو جب بنگال کے سٹیج پر انگریزوں اور فرانسیسیوں کی سرد جنگ جاری تھی، انہی دنوں ان دونوں کے درمیان امریکہ اور کینیڈا میں باقاعدہ جنگ چھڑ چکی تھی۔ انہی حالات میں 9 اپریل 1756 کو نواب آف بنگال علی وردی کا انتقال ہو گیا۔ بنگال میں نئے تخت کے وارث کی جنگ میں انگریزوں کے ممکنہ اتحادی نوازش علی خان ناکام ہوئے اور 24 سالہ سراج الدولہ جو فرانسیسیوں کے قریب تھے، انگریزوں سے دور تھے، وہ تخت نشین ہو گئے، اس تخت پر جو بر صغیر کی سب سے امیر ریاست کی مسند تھی۔ نوجوان سراج الدولہ نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے مخالفین کو تیزی سے کچلنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس دور میں ہر نئے حکمران کے بنتے ہی کچھ بغاوتیں علاقوں میں سر اٹھایا کرتی تھیں، جنہیں کچلنا فوری طور پر ضروری ہوتا تھا۔ تو اپریل میں انہیں حکومت ملی اور اگلے ہی ماہ مئی میں وہ اپنے ہزاروں سپاہیوں اور 500 ہاتھیوں کو لے کر اپنے ایک باغی کزن کے مقابلے پر روانہ ہو گئے۔ لیکن وہ اس وقت منزل پر نہیں پہنچ سکے، کیونکہ راستے میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے سراج الدولہ کو ہندوستان کی تاریخ کا ناقابل فراموش کردار بنا دیا۔ اس مہم کے دوران سراج الدولہ کی ملاقات ان کے نانا علی وردی کے قریبی ساتھی نارائن سنگھ سے ہوئی۔ نارائن سنگھ کلکتہ سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے سراج الدولہ کو بتایا کہ کلکتہ میں فورٹ ولیم کے گورنر راجر ڈریک نے انہیں بہت بے عزت کر کے شہر سے نکال دیا ہے۔ انہوں نے نواب سراج الدولہ کو اکسایا کہ انگریز ان کے سفیروں کو بدنام کر رہے ہیں، بے عزت کر رہے ہیں، اس لیے ان سے بدلہ لیا جائے۔ نواب سراج الدولہ کا نوجوان خون یہ باتیں سن کر کھول اٹھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کزن سے لڑائی کو کچھ وقت کے لیے ٹال دیا اور پھر فوج لے کر قاسم بازار کی طرف چل پڑے، جو ان کے دارالحکومت مرشد آباد کے قریب ہی تھا۔ یہاں یورپی تاجروں کی فیکٹریاں اور تجارتی مراکز تھے، لیکن اس علاقے میں انگریزوں کی بھی ایک بہت بڑی فیکٹری تھی۔ سراج الدولہ نے فیکٹری کا محاصرہ کر کے گولہ باری شروع کر دی۔
कुछ रोज ये गोलाबारी जारी रही, जिसके बाद अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के सामने सरेंडर कर दिया। फैक्ट्री का सरबराह विलियम वॉट्स हथियार डालने के लिए खुद सिराजुद्दौला के सामने गया और उनके कदमों में गिरकर कहने लगा, तुम्हारा गुलाम, तुम्हारा गुलाम। कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने विलियम वॉट्स को बुरा भला कहा और फैक्ट्री में मौजूद अंग्रेजों को गिरफ्तार करके उनकी पुश्तों पर कोड़े लगवाए। फिर उन्होंने अंग्रेजों का असलहा और तोपें वगैरह कब्जे में लेकर उन्हें जाने दिया। अंग्रेजों के खिलाफ कामयाबी ने सिराजुद्दौला का एतमाद बहुत बढ़ा दिया। अब उन्होंने कलकत्ता पर तवज्जो दी और वहां अंग्रेज गवर्नर रॉजर ड्रेक को पैगाम भेजा कि अगर अंग्रेजों ने मेरे मुल्क में रहना है तो उन्हें अपने किले गिराना होंगे और अंग्रेजों को सिर्फ ताजर बनकर रहना होगा, फौजी बनकर नहीं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर अंग्रेजों ने उनका हुक्म ना माना तो वो उन्हें अपने इलाकों से निकाल बाहर करेंगे। गवर्नर रॉजर ड्रेक को यह पैगाम मिला, लेकिन उन्होंने इस पैगाम का जवाब देने की जहमत भी गवारा नहीं की। हालांकि वो नवाब सिराजुद्दौला की फौजी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे। वो ये जानते थे कि नवाब सिराजुद्दौला गुस्से में हैं और कासिम बाजार में अंग्रेजों की एक बड़ी फैक्ट्री पर कब्जा भी कर चुके हैं। ये सब जानते हुए भी उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला के पैगाम को कोई अहमियत नहीं दी। अब नवाब सिराजुद्दौला तो ऐसे सलूक की बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे थे। रॉजर ड्रेक के नज़रअंदाज करने पर वो बहुत ज़्यादा बरहम हुए और उन्होंने 70,000 फौज के साथ कलकत्ता पर चढ़ाई कर दी। रॉजर ड्रेक के पास महज 500 सिपाही थे जो नवाब के बड़े लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जब सिराजुद्दौला की फौज ने कलकत्ता पर बमबारी शुरू की तो रॉजर ड्रेक अपने अफसरों और उनके अहले खाना के साथ दरियाए हुगली के रास्ते फरार हो गए। कलकत्ता के मरकजी किले फोर्ट विलियम में मौजूद अंग्रेज सिपाहियों ने चंद रोज मुकाबला किया, लेकिन सिराजुद्दौला की फौज ने बमबारी करके किले को शदीद नुकसान पहुंचाया। जब अंग्रेजों का गोला बारूद खत्म हो गया और उनके हिंदुस्तानी सिपाही और मुलाजिम भी उन्हें छोड़कर भाग गए तो उन्होंने हथियार डाल दिए। कलकत्ता पर अब नवाब सिराजुद्दौला का कब्जा हो चुका था। किले को महफूज कर लेने के बाद कलकत्ता की हदूद में मौजूद तमाम आबादियों को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। उसी शाम नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम के अंदर अपना दरबार लगाया और कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर रख दिया। लेकिन फतह की रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसे बरतानिया में एक खौफनाक मिसाल के तौर पर पेश किया जाने लगा। यह वाकया क्या था? अंग्रेजों ने इस शिकस्त का बदला लेने के लिए जब हमला किया तो क्या हुआ? लॉर्ड क्लाइव कौन थे और उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को क्या धमकी दी थी? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन सिराजुद्दौला और मीर जाफर की कहानी की दूसरी किस्त में। दोस्तों, ये कहानी वो दास्तान है जो हिंदुस्तान की तारीख का अहम तरीन माइलस्टोन है। इसे ज़रूर देखिए, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में मैसूर की सल्तनत पर कैसे कब्जा किया तो टीपू सुल्तान की कहानी यहाँ देखिए। यहाँ जानिए इब्राहिम लिंकन की दिलचस्प बायोग्राफी, और ये रही पाक भारत 71 की जंग।